हम लोग जो है इसमें द हिंदू न्यूज़पेपर को देखेंगे और ये जो है 4 जनवरी 2025 का न्यूज़पेपर है। हमारा जो पहला न्यूज़ है वो चाइना के द्वारा लद्दाख में जो है नए काउंटीज बनाए जा रहे हैं और इंडिया जो है उसका व्यापक विरोध कर रहा है। भारत और चीन के बीच जो है जो सीमा विवाद है उसको लेकर कुछ समय से जो है नर्म तेवर था, लेकिन अभी हाल में ही जो है चीन के द्वारा जो एक बार फिर से कार्रवाई किया जा रहा है, इस वजह से दोनों देश के बीच में जो है फिर से जो है विरोधात्मक स्थिति उत्पन्न हो गई है। शुक्रवार को जो है भारत ने चीन की ओर से नए काउंटी बनाने के फैसले का जबरदस्त विरोध किया है और कहा है कि वो अवैध कब्जे को कभी स्वीकार नहीं करेगा। जो हमारा लद्दाख है वहां पर जो है एक हॉन्टी प्रांत है और उस प्रांत में जो है 2 नए काउंटी बनाए जा रहे हैं और इस काउंटी जो ये बनाया जा रहा है उसमें लद्दाख का भी हिस्सा आता है। इस वजह से भारत सरकार जो है उसका विरोध कर रहा है और उन्होंने कहा है इस संबंध में कि चीन की जो ये अवैध या जबरन कब्जे है ना तो उसकी वैधता उसको मिलेगी और ना ही जो है भारत अपनी संप्रभुता जो है उस जगह पर छोड़ेगा। तो भारत ने शुक्रवार को कहा कि उसने होटन प्रांत में 2 नए काउंटी बनाने पर चीन के समक्ष गंभीर विरोध दर्ज कराया है। भारत का कहना है कि इन क्षेत्रों के कुछ हिस्से भारतीय केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में आते हैं। नई दिल्ली पर इसी प्रतिक्रिया देते हुए कि नए काउंटी बनाने से ना तो क्षेत्र पर अपनी संप्रभुता के संबंध में भारत की दीर्घकालिक और सुसंगत स्थिति पर कोई असर पड़ेगा और ना ही जो है चीन के अवैध और जबरन कब्जे को वैधता मिलने वाली है। तो हम लोग जो है इसमें मुख्य रूप से देखेंगे कि इंडिया और चाइना के बीच जो है क्या क्या विवाद रहे हैं, किन किन जगहों से विवाद उत्पन्न होता है, उन सब पर चर्चा करेंगे। जो चीनी सरकारी मीडिया है सिन्हुआ, उनके द्वारा जो है 27 दिसंबर को बताया गया कि उत्तर पश्चिमी चीन के जिनजियांग उइगर स्वायत्त क्षेत्र की सरकार ने क्षेत्र में 2 नई काउंटी बनाने का फैसला सुनाया है, उनकी स्थापना की घोषणा की है। और ये जो 2 नए काउंटी होंगे वो एक जो है हेआन काउंटी होगा और दूसरा हेकांग काउंटी होगा, यानी कि हेआन काउंटी और हेकांग काउंटी की स्थापना की घोषणा चीन के द्वारा किया गया है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति और राज्य परिषद ने 2 नई काउंटियों को मंजूरी दी है। इन दोनों काउंटियों का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो हॉटन प्रांत के पास होगा और हेआन की काउंटी सीट हांगुल टाउनशिप है, जबकि हेकांग की काउंटी सीट जो है जियोडुला टाउनशिप है। देखो, भारत और चीन के बीच में जो है 3488 किलोमीटर की लंबी सीमा लगती है और जो चीन की सीमा है वो भारत के 5 राज्य से सटती है, जैसे कि जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया और अरुणाचल प्रदेश हो गया। तो ये 5 राज्यों से गुजरती है। जम्मू कश्मीर हो गया, इसको हम लोग लद्दाख वाला जगह कह सकते हैं क्योंकि अब लद्दाख आ गया है केंद्र शासित प्रदेश के रूप में वहां पर, तो लद्दाख हो गया। दूसरा जो है हिमाचल प्रदेश हो गया, तीसरा जो है उत्तराखंड हो गया, चौथा जो है सिक्किम हो गया और 5वां जो है अरुणाचल प्रदेश हो गया। और लगभग इन सारे क्षेत्र पर जो है इंडिया और चीन के बीच में जो है विवाद की स्थिति बनी हुई है। लगभग इन सारे क्षेत्र पर हम लोग उस एक एक क्षेत्र को देखेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। पहले हम लोग देखते हैं कि भारत और चीन के बीच में जो व्यापार का परिदृश्य है वो कैसा है। तो भारत जो है अपना सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार जो है वो अमेरिका को मानता है और अमेरिका के बाद चीन जो है वो भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन जाता है। भारत और चीन जो है एक दूसरे के लिए महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदार है और द्विपक्षीय व्यापार जो है वो वर्ष 2022 में 135.984 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया था। इसके अलावा जो है भारत को हालांकि इस व्यापार में जो है घाटा होता है, लेकिन इसके बावजूद जो है चीन से जो है व्यापार किया जाता है क्योंकि वहां पर जो उत्पादन की कुल लागत है वो कम
रहता है दूसरे की अपेक्षा। इसके अलावा जो मेक इन इंडिया कार्यक्रम भारत के द्वारा चलाया जा रहा है, उसको जो है जो चीन के द्वारा द्विपक्षीय व्यापार है उसको संतुलित करने का प्रयास भी इनके तहत करने की योजना शुरू की गई है। इसके अलावा जो है जो चीन का बाजार है वो भी भारत के लिए जो है खुला है, और चीन की जनता अपने बाजार में जो है अधिक गुणवत्ता वाले भारतीय सामान, संस्कृति और अन्य उत्पादों का स्वागत करती है। इसके अलावा जो है चीनी उद्यमों में निवेश ने भारतीय लोगों के लिए बड़ी संख्या में नौकरियां सृजित की है और भारत के आर्थिक विकास में भी जो है योगदान दे रहा है। तो एक नजरिए से ये भी कहा जा सकता है कि भारत जो है कुछ हद तक जो है वो व्यापार के मामले में चीन पर निर्भर है। हालांकि जो है भारत और चीन जो है एक सहयोग संगठन का भी हिस्सा है, जैसे कि जो शंघाई सहयोग संगठन है, इन दोनों में जो है भारत और चीन दोनों शामिल हैं। जो शंघाई सहयोग संगठन है वो एक अस्थायी अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसको जो है वर्ष 2001 में बनाया गया था। SCO चार्टर वर्ष 2002 में हस्ताक्षरित किया गया था और वर्ष 2003 में जो है ये लागू हुआ था। यह एक यूरेशियाई राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य संगठन है। इसका लक्ष्य जो है क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। ये जो नाटो है उसके प्रतिकार के रूप में भी जो है इसको देखा जाता है। जो उत्तर अटलांटिक संधि संगठन है नाटो, उसके प्रतिकार के रूप में, यानी उसके विपरीत जो है SCO यानी शंघाई सहयोग संगठन को देखा जाता है। यह जो है 9 सदस्यीय आर्थिक और सुरक्षा ब्लॉक है और सबसे बड़े अंतर क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में से एक के रूप में जो है ये उभरा है। इसकी जो आधिकारिक भाषा है वो रूसी और चीनी है। बीजिंग में जो है इसका सचिवालय है। इसके अलावा जो है ताशकंद में क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना की कार्य समिति भी है। इसकी अध्यक्षता जो है 1 वर्ष पश्चात जो है सदस्य देश द्वारा जो है रोटेशन के माध्यम से की जाती है। वर्ष 2001 में जब इसकी उत्पत्ति हुई थी तो SCO के गठन से पहले जो है कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस और तजाकिस्तान जो है वो शंघाई 5 के सदस्य थे। शंघाई 5 जो है 1996 में सीमाओं के सीमांकन और विसैन्यीकरण वार्ता की एक श्रृंखला के रूप में उभरा था, और जो 4 पूर्व सोवियत गणराज्य थे उन्होंने चीन के साथ जो है सीमाओं पर स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए जो है शंघाई 5 को 1996 में आयोजित किया था। वर्ष 2001 में जो है संगठन में उज्बेकिस्तान शामिल हो गया और उसके बाद जो है इस शंघाई 5 का नाम बदलकर जो है SCO कर दिया गया, यानी शंघाई सहयोग संगठन कर दिया गया। भारत और पाकिस्तान दोनों जो है ये 2017 में जो है इसके सदस्य बने, और वर्तमान में जो है कजाकिस्तान हो गया, चीन हो गया, किर्गिस्तान हो गया, रूस हो गया, तजाकिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, भारत और पाकिस्तान, ये जो है इसके सदस्य हैं। ठीक है, इसके ये तो 8 सदस्य हो गया। ये जो है 8 हो गया। 8 में जो है कजाकिस्तान हो गया, चीन हो गया, किर्गिस्तान हो गया, रूस हो गया, तजाकिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, भारत हो गया और पाकिस्तान हो गया। इसके अलावा जो है एक नम्मा सदस्य भी ईरान के रूप में आया है। 2023 में जो है ईरान भी इसमें आया है। तो अब जो है कुल मिलाकर इसमें जो है 9 सदस्य हैं। ठीक, तो SCO का अस्थायी सदस्य बनने के लिए तैयार है। भारत को वर्ष 2005 में SCO में एक पर्यवेक्षक बनाया गया था और इसने आमतौर पर समूह की मंत्री स्तरीय बैठकों में भाग लिया, जो मुख्य रूप से यूरेशियन क्षेत्र में सुरक्षा और आर्थिक सहयोग पर केंद्रित है। अब हम लोग देखेंगे कि भारत चीन सीमा विवाद के प्रमुख क्षेत्र क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC को देखते हैं। जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है
जिसको वास्तविक नियंत्रण रेखा भी कहा जाता है, ये जो है भारत और चीन की वास्तविक सीमा रेखा है, यानी कि वर्तमान में इसी पर जो है सीमा शासित हो रहा है। और ये वाला पार्ट जो है, ये लाइन ऑफ जो है एक्चुअल कंट्रोल है, LAC है। इधर जो है इंडिया है और इधर जो है चाइना है। तो ये जो है वास्तविक सीमा रेखा है। वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पश्चिमी लद्दाख, मध्य में जो है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, पूर्व में जो है अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम क्षेत्रों में विभाजित है। यह एक प्रकार की युद्ध विराम रेखा है, क्योंकि 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद दोनों देश की सेनाएं जहां तैनात थी, उसे वहीं जो है वास्तविक नियंत्रण रेखा मान लिया गया। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल शब्द जो है वो मूल रूप से 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद केवल पश्चिमी क्षेत्र में सीमा के संदर्भित था, लेकिन 1990 के दशक के बाद जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल शब्द का प्रयोग पूरी वास्तविक सीमा का उल्लेख करने के लिए किया जाने लगा। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को जो है 1993 और 1996 में हस्ताक्षरित चीन भारतीय समझौते के माध्यम से कानूनी मान्यता प्राप्त है। तो ये चीजें किया गया, लेकिन हालांकि जो भारत जो जिस लाइन को मानता है वो इस ब्लू वाली लाइन को मानता है। ये जो लाइन जा रहा है इस लाइन को भारत मानता है और इसको जो है मैकडोनाल्ड लाइन कहा जाता है। ठीक, इस लाइन को जो भारत मानता है, लेकिन अभी जो है यहाँ पर चाइना का है और इधर इंडिया का है। और ये जो बीच में ये लाइन है इसी को जो है LAC कहा गया है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा गया। तो यहाँ पर एक विवाद है। दूसरा विवाद जो है मैकमोहन रेखा को लेकर है, और जो मैकमोहन रेखा है वो भारत और तिब्बत के बीच सीमा रेखा है। यह वर्ष 1914 में भारत की तत्कालीन ब्रिटिश सरकार और तिब्बत के बीच जो है शिमला समझौते के तहत जो अस्तित्व में आया है। इस सीमा रेखा का नाम जो है सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर रखा गया था, जिनकी इस समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका थी। वह भारत की तत्कालीन अंग्रेज सरकार के विदेश सचिव थे। 1937 में भारतीय सर्वेक्षण विभाग के एक मानचित्र में मैकमोहन रेखा को आधिकारिक भारतीय सीमा रेखा के रूप में दिखाया गया था। चीन 1914 के शिमले समझौते को मानने से इनकार करता है और चीन के अनुसार तिब्बत स्वायत्त राज्य नहीं था और उसके पास किसी भी प्रकार के समझौते करने का कोई अधिकार नहीं था। चीन के आधिकारिक मानचित्रों में मैकमोहन रेखा के दक्षिण में 56,000 वर्ग मील के क्षेत्र को तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र का हिस्सा माना जाता है, जिसे चीन में दक्षिणी तिब्बत के नाम से जाना जाता है। और ये जो रेड वाला पार्ट है, ये वाला, ये जो है मैकमोहन लाइन है और भारत जो है इसको मानता है, क्योंकि ये जो है 1914 में शिमला समझौता हुआ था और इस सीमा रेखा का नाम जो है सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर रखा गया था, क्योंकि इस समझौते में उन्होंने जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और जो सर हेनरी मैकमोहन थे वो भारत के उस समय अंग्रेजी सरकार के विदेश सचिव थे। इसके अलावा जो है 1937 में भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा जो है मानचित्र जारी किया गया था और उस मानचित्र में जो है मैकमोहन रेखा को आधिकारिक भारतीय सीमा के रूप में भी दिखाया गया था। हालांकि चीन जो है 1914 के शिमले समझौते को नहीं मानता है, वो जो है इसको तिब्बत का हिस्सा मानता है और तिब्बत को भी जो है कोई स्वायत्त राज्य नहीं मानता है और कहता है कि जब तिब्बत स्वायत्त राज्य नहीं था तो फिर उसके पास समझौते करने का कोई अधिकार भी नहीं था। तो इस वजह से जो है इस सारे हिस्से को जो है वो दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा मानता है और उस पर अपने अधिकार की बात करता है। तो यहाँ पर जो है विवाद की स्थिति बनी हुई है, जो अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। इसके अलावा जो है अक्साई चीन को लेकर विवाद है। अक्साई चीन या अकेशियन चीन जो है वो चीन और भारत के संयोजन में तिब्बती पठार के उत्तर पश्चिम में स्थित एक विभाजित क्षेत्र है। ठीक, ये रेड वाला जो दिख रहा है यह
कुनलुन पर्वतों के ठीक नीचे स्थित है। अक्साई चीन लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित नमक का मरुस्थल है। अक्साई चीन के नाम का अर्थ है सफेद पथरीली घाटी का रेगिस्तान। इस क्षेत्र में जो अक्साई चीन या अकेशियन चीन नाम की झील और अक्साई चीन नाम की नदी भी है। यहाँ वर्षा और हिमपात ना के बराबर होता है, क्योंकि हिमालय और अन्य पर्वतीय या अन्य पर्वत जो है भारतीय मानसूनी हवाओं को यहाँ आने से रोकता है। भौगोलिक दृष्टि से अक्साई चीन तिब्बती पठार का भाग है और ये क्षेत्र लगभग जो है निर्जन है। यहाँ पर अस्थायी बस्तियां नहीं हैं। ऐतिहासिक रूप से अक्साई चीन भारत को रेशम मार्ग से जोड़ने का माध्यम था। भारत से तुर्किस्तान का व्यापार मार्ग लद्दाख और अक्साई चीन के रास्ते से होते हुए काशगर शहर तक जाता था। 1950 के दशक में यह क्षेत्र चीन कब्जे में चला गया। जॉनसन लाइन अक्साई चीन को एक भारतीय क्षेत्र के रूप में चिन्हित करती है। मैकडोनाल्ड लाइन अक्साई चीन को चीनी क्षेत्र के रूप में चिन्हित करती है। तो ये चीज है। तो यहाँ पर जो है विवाद की स्थिति बनी हुई है। ये जो लाइन है ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, सॉरी लाइन ऑफ कंट्रोल है, LOC है ये। और ये इधर जो है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है और इधर अपना जो है जम्मू कश्मीर है। इसके अलावा ये लद्दाख है और यहाँ पर ये जो भाग है ये अक्साई चीन का भाग है। यहीं पर जो है काराकोरम पास भी है। यहीं पर जो है काराकोरम पास है। यहाँ पर जो है सियाचिन ग्लेशियर है। इन सब पे भारत का अधिकार है। तेरम शेयर भी जो है यहीं पर है। शाशगम वैली जो है यहाँ पर है और ये जो है पाकिस्तान के द्वारा चीन को दिया गया है। और ये जो लाइन दिख रहा है ये लाइन जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के उस पार जो है यानी पूर्व में जो है अक्साई चीन है और इधर अपना लद्दाख है। तो अक्साई चीन में भी जो है भारत और चीन के बीच में विवाद की स्थिति बनी हुई है। इसके बाद जो अगला विवाद है वो दौलत बेग ओल्डी को लेकर है। दौलत बेग ओल्डी को लेकर है। दौलत बेग ओल्डी भारत के लद्दाख प्रदेश में स्थित है। इसके ठीक दक्षिण में चिपचप नदी बहती है और ऐतिहासिक रूप से यह भारत और पूर्वी तुर्किस्तान के बीच व्यापारिक मार्ग का एक पड़ाव हुआ करता था। इसका नाम सुल्तान सईद खान यानी दौलत बेग के नाम पर रखा गया है, जो लद्दाख और कश्मीर के आक्रमण के बाद अपनी वापसी की यात्रा पर यहाँ आए थे। सियाचिन ग्लेशियर को छोड़कर यह भारत का सबसे उत्तर में स्थित अस्थायी सैनिक अड्डा है। 2013 में चीनी फौज ने इस क्षेत्र में घुसपैठ करने का प्रयास किया था। ठीक, और जो दौलत बेग ओल्डी है ये है दौलत बेग ओल्डी। यहीं पर जो है अस्थायी सैनिक अड्डा भी है। गलवान घाटी जो है गलवान रिवर वैली जो है यहाँ पर है। ये अक्साई चीन है। ये सियाचिन ग्लेशियर है। यहाँ पर भारत की संप्रभुता है। जो पेंगोंग लेक है यहाँ पे है पेंगोंग झील, और इसको लेकर भी विवाद है। इसको भी हम लोग देखेंगे। तो दौलत बेग ओल्डी को लेकर जो है विवाद है। और दौलत बेग ओल्डी जो है वो भारत के लद्दाख प्रदेश में स्थित है। इसके ठीक दक्षिण में जो है चिपचप नदी बहती है। और जो दौलत बेग ओल्डी था वो ऐतिहासिक रूप से यानी इतिहास में जो है वो भारत और पूर्वी तुर्किस्तान के बीच जो है व्यापारिक मार्ग का पड़ाव हुआ करता था। इसका नाम जो है सुल्तान सईद खान दौलत बेग के नाम पर रखा गया है, जो लद्दाख और कश्मीर के आक्रमण के बाद अपनी वापसी की यात्रा पर यहाँ आए थे। सियाचिन ग्लेशियर को छोड़कर यह भारत का सबसे उत्तर में स्थित अस्थायी सैनिक अड्डा है। 2013 में चीनी फौज ने इस क्षेत्र में घुसपैठ करने का प्रयास किया था। ठीक, तो ये यहाँ पर जो है दौलत बेग ओल्डी में भी विवाद है। इसके अलावा जो है जो पेंगोंग
झील है वहां पर भी विवाद की स्थिति बनी हुई है, पेंगोंग त्सो झील। और 134 किलोमीटर लंबी पेंगोंग त्सो झील हिमालय में करीब 14,000 फुट से ज्यादा की ऊंचाई पर जो है स्थित है। इस झील का 45 किलोमीटर क्षेत्र भारत में पड़ता है, जबकि 90 किलोमीटर क्षेत्र जो है वो चीन में पड़ता है, और वास्तविक नियंत्रण रेखा इस झील के बीच से गुजरती है। ठीक, और इसमें जैसा कि साफ दिख रहा है ये जो है लेक है पेंगोंग लेक, और इसके बीच से जो है जो LAC है वो गुजरता है। ये वाला जो लाइन रेड है ये गया है, ये लाइन जो है इसके बीच से गुजरता है। भारत के हिस्से में जो है चीन के हिस्से का आधा भाग ही आता है। भारत के पास जो है मात्र 45 किलोमीटर का हिस्सा आता है, जबकि चीन के पास जो है वो 90 किलोमीटर का क्षेत्र इस झील का आता है। तो यहाँ पे भी जो है विवाद की स्थिति बनी हुई है। इसके अलावा जो अगला विवाद का स्थिति है वो गलवान घाटी में देखा जाता है, और गलवान घाटी जो है ये लद्दाख और अक्साई चीन के बीच भारत और सीमा के नजदीक स्थित है। यहाँ पर वास्तविक नियंत्रण रेखा जो LAC है वो अक्साई चीन को भारत से अलग करती है। ये घाटी चीन के दक्षिणी सिनजियांग और भारत के लद्दाख तक फैली है। 1962 से ही गलवान घाटी भारत चीन के बीच संघर्ष का एक कारण रहा है। इस घाटी से गलवान नदी बहती है जो अक्साई चीन से निकलती है और आगे भारत की श्योक नदी से मिल जाती है। डोकलाम भी जो है यहाँ पर विवाद रहता है, वहां पे भी जैसे कि हम लोग इसमें गलवान घाटी को देखें तो गलवान वैली जो है यहाँ पर है, और ये जो रेड लाइन दिख रहा है ये LAC है। तो गलवान वैली में जो है विवाद की स्थिति रहती है। तो गलवान घाटी कहाँ है, तो ये लद्दाख और अक्साई चीन के बीच चीन के सीमा के नजदीक स्थित है, जैसा कि इसमें दिख भी रहा है। यहाँ पर जो है वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी जो LAC है वो अक्साई चीन को भारत से अलग करती है। ये घाटी चीन के दक्षिणी सिनजियांग और भारत के लद्दाख तक फैली है। 1962 से ही जो है गलवान वैली भारत और चीन के बीच संघर्ष का एक कारण रहा है। इस घाटी से गलवान नदी बहती है जो अक्साई चीन से निकलती है और भारत की श्योक नदी से मिल जाती है। इसके अलावा जो है डोकलाम है, और डोकलाम जो है भारत और भूटान के बीच स्थित है। यह एक ट्राई जंक्शन पॉइंट है जो सिक्किम बॉर्डर के नजदीक है। भूटान और चीन दोनों इस इलाके पे अपना दावा करते हैं। भारत भूटान के दावे का समर्थन करता है। भूटान की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत के पास है। 2007 में भारत और भूटान के बीच हुई संधि के प्रावधानों के अनुसार दोनों देश एक दूसरे के राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध हैं। तो भूटान में जो है इस तरह की स्थिति देखी जाती है, और यहाँ जो है डोकलाम है। तो गलवान घाटी में भी विवाद की स्थिति है, डोकलाम में भी विवाद की स्थिति है। डोकलाम जो है वो किसके, भूटान के अंतर्गत आता है, लेकिन भूटान और भारत के बीच में जो है 2007 में समझौता हुआ था, संधि हुआ था, और उस संधि के समझौते से जो है भारत जो है वो भूटान की सुरक्षा की जिम्मेवारी लिए हुए है। तो इस वजह से डोकलाम पर जो विवाद की स्थिति बनती है वो भी भारत और चीन के बीच में बन जाती है। इसके अलावा भारत जो है वो भूटान के दावे का समर्थन करता है, और उस इलाके पे जो है चीन के द्वारा अपना दावा किया जाता है। डोकलाम जो है वो चीन और भूटान के बीच स्थित है, और ये जो है एक ट्राई जंक्शन पॉइंट है जो सिक्किम बॉर्डर के नजदीक है। इसके अलावा जो है यहाँ पर चीन, भूटान और भारत इन तीनों के बीच में जो है ये एक ट्राई का निर्माण करता है। इसके अलावा जो है अगला विवाद है वो चुम्बी घाटी को लेकर है, ये चुम्बी वैली को लेकर है। चुम्बी घाटी जो है तिब्बत में स्थित एक घाटी है। यह उस स्थान पर है जहां भारत, भूटान और तिब्बत की सीमाएं मिलती हैं, और भारत और चीन के बीच में दो अहम दर्रे नाथुला और जेपला यहाँ पे खुलते हैं।
चुम्बी घाटी से सिलीगुड़ी गलियारे की दूरी जो है मात्र 50 किलोमीटर है। तो इस वजह से जो है जो चुम्बी घाटी है वो भारत के लिए बड़ा मायने रखता है, क्योंकि जो भारत की नॉर्थ ईस्ट कंट्री है, जो भारत के पूर्वोत्तर राज्य हैं, वहां पर जो है जो सिलीगुड़ी गलियारे है वहीं से जो है कनेक्टिविटी प्रदान होता है। और ये जो चुम्बी घाटी है वो सिलीगुड़ी गलियारे से मात्र 50 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके अलावा जो है चुम्बी घाटी जो है वो तिब्बत में स्थित एक घाटी है, और उस स्थान पर जो है भारत, भूटान और तिब्बत की सीमाएं मिलती है। भारत और चीन के बीच में दो अहम दर्रे भी यहाँ पर हैं, एक नाथुला और एक जो है जेलपला, यहाँ पर खुलते हैं चुम्बी वैली में। यह सिलीगुड़ी कॉरिडोर है। इसके अलावा जो अगला विवाद जो है वो तवांग क्षेत्र को लेकर है, और तवांग जो है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, यहाँ पर है। और यहाँ पर जो है बौद्धों का प्रमुख धर्म स्थल भी है। चीन के अनुसार तवांग और तिब्बत में बहुत ज्यादा संस्कृति समानता है, और तवांग तिब्बत का हिस्सा है, ऐसा चीन का मानना है। 1914 में ब्रिटिश भारत और तिब्बत के प्रतिनिधियों के बीच हुए समझौते के अनुसार अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी हिस्से तवांग और दक्षिणी हिस्से को भारत का हिस्सा मान लिया गया था। इसके अलावा 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान चीन ने तवांग पर कब्जा कर लिया था, लेकिन अरुणाचल प्रदेश की भौगोलिक स्थिति पूरी तरह से भारत के पक्ष में है, इसलिए चीन तवांग से पीछे हट गया। ठीक है, और इसलिए चीन की कोशिश भी रहती है कि वो पूरे अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा कर ले। ठीक है, क्योंकि उनके अपने ही अलग नियम है, वो कहीं पर सांस्कृतिक समानता ढूंढता है, तो इस तरह से जो है चीजें जो है विवाद में आ जाती है। तवांग जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है, और यहाँ पर जो है बौद्ध धर्म से जुड़े हुए बहुत सारे धर्म स्थल हैं। इसके अलावा तिब्बत जो है वो भी, वहां पर भी बौद्ध धर्म प्रमुख स्थल है। तो इस वजह से जो है तिब्बत और तवांग में जो है सांस्कृतिक समानता देखी जाती है, और उन्हीं सांस्कृतिक समानता के आधार पर चीन कहता है कि तवांग जो है वो तिब्बत का हिस्सा है, यानी हमारा हिस्सा है। और 1914 में जो समझौता हुआ था ब्रिटिश भारत और तिब्बत के प्रतिनिधि के बीच में, उस समझौते में यह मान लिया गया था कि जो अरुणाचल प्रदेश का उत्तरी हिस्सा तवांग है और जो अरुणाचल प्रदेश का दक्षिणी हिस्सा है वो भारत का हिस्सा है। हालांकि जब 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था तो चीन जो है कुछ देर के लिए जो है उन्होंने तवांग पर कब्जा भी कर लिया, लेकिन अरुणाचल प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति है वो पूरी तरह से भारत के पक्ष में है, इसलिए चीन को जो है वहां से पीछे हटना पड़ गया। अब अगला जो विवाद का स्थिति है वो नाथुला और चोल्ला में है। नाथुला और चोल्ला संघर्ष, जिसे द्वितीय चीन भारत युद्ध के रूप में भी जाना जाता है, भारत और चीन के बीच सिक्किम और तिब्बत, ठीक है, सिक्किम जो भारत के अंतर्गत आता है और तिब्बत जो चीन का हिस्सा है, उसके बीच में सैन्य संघर्षों की एक श्रृंखला थी। यहाँ पे चोल्ला है और यहाँ पे नाथुला है, इधर चाइना है और इधर इंडिया है। तो नाथुला और चोल्ला संघर्ष जो है उसको दूसरा भारत चीन युद्ध के रूप में जाना जाता है। भारत और चीन के बीच सिक्किम की सीमा के साथ सैन्य संघर्षों की एक श्रृंखला थी। नाथुला और जेलेपला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भारतीय और तिब्बत के बीच व्यापार मार्गों पर स्थित है और चुम्बी घाटी के माध्यम से प्रवेश का एकमात्र साधन प्रदान करते हैं। और चुम्बी घाटी को हम लोगों ने देखा था, चुम्बी घाटी जो है ये सिलीगुड़ी गलियारे से जो है मात्र 50 किलोमीटर की दूरी पर था। तो इस वजह से जो है नाथुला और चोल्ला में भी जो है विवाद की स्थिति बनी रहती है। तो इन सब जगहों पर विवाद था। विवाद जो हो रहा है उसका समाधान क्या है? तो एक जो है सीमा शांति और अमन समझौता हुआ था, और ये समझौता जो है 1993 में हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें बल प्रयोग के त्याग, LAC की मान्यता और बातचीत के माध्यम से सीमा मुद्दे के समाधान का आह्वान किया गया था। इसके अलावा LAC पर
सैन्य क्षेत्र में विश्वास निर्माण उपायों पर समझौता है। इसको जो है वर्ष 1996 में हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें एलएसी पर असहमति को हल करने के लिए गैर आक्रामकता, बड़े सैन्य आवागमन की पूर्व सूचना देने और मानचित्रों के आदान प्रदान करने की प्रतिज्ञा की गई थी। इसके अलावा जो है सीमा रक्षा सहयोग समझौता हुआ था, जो वर्ष 2013 में हुआ था, और जो देपसांग घाटी घटना था उसके बाद जो है इसको हस्ताक्षर किए गए थे। तो 3 माध्यम से जो है समाधान निकालने की कोशिश की जाती है। एक सीमा शांति और अमन समझौता जो 1993 में हस्ताक्षर हुआ था, जिसमें बल के प्रयोग को त्याग दिया गया है। इसी में एलएसी की मान्यता भी दी गई है और बातचीत के माध्यम से सीमा मुद्दे को हल करने का आह्वान किया गया है। तो सीमा शांति और अमन समझौता जो है उससे जो है सीमा विवाद समाधान किया जाता है। इसके अलावा एलएसी पर सैन्य क्षेत्र में विश्वास निर्माण उपायों पर समझौता है। इसको 1996 में हस्ताक्षर किया गया था और इससे भी जो है विवाद को समाधान किया जाता है। इसके अलावा सीमा रक्षा सहयोग समझौता है, ये 2013 में हस्ताक्षर किया गया था और इसको जो है देपसांग घाटी घटना के बाद हस्ताक्षर किया गया था। तो इन 3 के माध्यम से जो है सीमा विवाद समाधान तंत्र के रूप में इन तीनों को देखा जाता है। इसके अलावा जो अगला है वो एक वायरस को लेकर है, जिसका नाम HMPV है और चीन में जो है इस वायरस से पीड़ित बहुत सारे पेशेंट देखे जा रहे हैं, जिससे वहां पर जो है जो हॉस्पिटल है वो भर गए हैं और ऐसा कहा जा रहा है कोविड वायरस के ही तरह जो है इस वायरस का प्रकोप है। हालांकि जो है जो भारत का स्वास्थ्य मंत्रालय है वो चीन के HMPV प्रकोप पर नजर रख रहा है और उन्होंने कहा है कि अभी स्थिति जो है चिंताजनक नहीं है और ये नए किस्म का वायरस आया है और ये भी जो है चीन में ही सबसे पहले आया है और खास तौर पर जो है इससे बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। जो बच्चे 14 साल से नीचे के हैं उसमें जो है कफ, फीवर या फिर जो पेन होता है या निमोनिया होती है, इनके लक्षण जो है देखे जा रहे हैं और ये जो HMPV वायरस है ये बच्चों पर, जो 14 साल से छोटे बच्चे हैं उन पे जो है अपना निशाना बना रहा है और इससे वहाँ की हॉस्पिटल्स जो है वो भर रही है। तो ये जो है एक चिंता का विषय है। तो कोरोना वायरस के दुनिया भर में हाहाकार मचाने के बाद जो है एक और वायरस ने दस्तक दी है और खबरों के मुताबिक चीन में कई लोग जो है इस वायरस से प्रभावित हो रहे हैं और अब भारत भी जो है इस पर एक्शन लेने वाला है। इसको जो है ह्यूमन मोटा न्यूमो वायरस के नाम से जाना जाता है और भारत में श्वास संबंधी लक्षणों और इन्फ्लुएंजा के मामलों की बारीकी से निगरानी करने को कहा गया है, क्योंकि जो ह्यूमन मोटा न्यूमो वायरस है उसके द्वारा इस तरह के लक्षण जो है मतलब चीन में देखे जा रहे हैं, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। जो 14 साल से नीचे के बच्चे हैं उसमें कफ, फीवर, ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ठीक है, इन सब जो है यानी निमोनिया, इस तरह के लक्षण जो है उनमें देखे जा रहे हैं। तो इसलिए भारत में भी कहा गया कि जो स्वास्थ्य संबंधी लक्षण है या इन्फ्लुएंजा है इन सब के मामलों की जो है बारीकी से निगरानी करें और कई रिपोर्ट के अनुसार स्वास्थ्य संबंधी बीमारी विशेष रूप से मानव मेटा न्यूमो वायरस HMPV में वृद्धि के कारण चीन में अस्पतालों में मरीज भरे पड़े हैं और इस स्थिति में स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं विशेषकर बच्चों के अस्पतालों में चिंता पैदा कर दी है, जो कथित तौर पर निमोनिया और श्वेत फेफड़ों के मामले में तेज वृद्धि के कारण तनाव में है। इसके अलावा जो अगला न्यूज है वो टंगस्टन के खनन को लेकर है। मदुरई में जो है टंगस्टन खनन को लेकर जो है विवाद उत्पन्न हो गया है, विवाद छिड़ गया है। तो वो विवाद क्या है उसको हम लोग देखते हैं। खान मंत्रालय ने हाल में ही घोषणा की कि उसने 7 नवंबर को नीलामी के माध्यम से वेदांता लिमिटेड की सहायक कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को टंगस्टन खनन अधिकार प्रदान किए हैं। चुने गए क्षेत्रों में से एक मदुरई जिला के मेलूर में एक बैंड था। विरोध के बाद तमिलनाडु की राज्य सरकार ने कहा कि वो जल्द ही इसे अस्वीकार करने के लिए एक प्रस्ताव पारित करेगी। तो इस वजह से जो है ये विवाद की स्थिति में है। खनन के बारे में मंत्रालय क्या कहता है,
तो केंद्र सरकार ने 7 नवंबर को एक बयान के माध्यम से कहा कि खान मंत्रालय ने, जो खनन मंत्रालय है, उन्होंने महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज ब्लॉकों की नीलामी के चौथे चरण के तहत शुरू की गई 8 महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों की नीलामी सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। इसने नीलामी की सफलता का श्रेय जो है खनन और खनिज अधिनियम 1957 को दिया है, जिसने पहली अनुसूची के भाग डी में सूचीबद्ध प्रमुख खनिजों के लिए खनिज रियायतें देने के लिए केंद्र सरकार के अधिकार का लाभ उठाया है। 21 खनिज ब्लॉकों के लिए 24 जून को निविदा आमंत्रण सूचना जारी करने के बाद 10 खनिज ब्लॉक ई नीलामी के दूसरे दौर में आगे बढ़े। इसमें जो है फास्फोराइट, ग्रेफाइट, वैनेडियम जैसे रणनीतिक खनिजों के भंडार थे, जो उच्च तकनीक और हरित ऊर्जा अनुप्रयोगों के लिए आवश्यक है। चूंकि नायक करपट्टी टंगस्टन ब्लॉक खनन के लिए चुने गए 8 ब्लॉकों में से एक है, इसलिए खान मंत्रालय के मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टिंग लिमिटेड ने अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया कि टंगस्टन खनन के लिए निर्धारित 2015.51 हेक्टेयर क्षेत्र में एस्केलाइट प्रचुर मात्रा में पाया गया है, जो टंगस्टन का एक महत्वपूर्ण अयस्क है। इस क्षेत्र में खनन के लिए जल स्रोतों को पेरियार नहर के रूप में सूचीबद्ध भी किया गया है। तो जो टंगस्टन का एक महत्वपूर्ण अयस्क है वो एस्केलाइट है। खनिज होते क्या है? खनिज जो है वो प्राकृतिक पदार्थ होता है जो भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं द्वारा बनते हैं और उनकी एक निश्चित रासायनिक संरचना और भौतिक गुण होते हैं। उनकी विशेषताओं और उपयोग के आधार पर उन्हें धात्विक और अधात्विक खनिजों में वर्गीकृत किया जाता है। जो धात्विक खनिज होते हैं उनमें धातु या धातु यौगिक होते हैं, जैसे कि लोहा, तांबा, सोना, चांदी। जो धात्विक खनिज वे होते हैं जिसमें धातु यौगिक होते हैं, जैसे लोहा, तांबा, सोना, चांदी हो गया। और अधात्विक खनिज वे हैं जिसमें धातु नहीं होती है, जैसे कि चूना पत्थर हो गया, कोयला हो गया, अभ्रक हो गया, जिप्सम हो गया। तो खनिज जो है वो प्राकृतिक पदार्थ है, उसकी निश्चित रासायनिक संरचना होती है और भौतिक गुण होते हैं, और ये जो है भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं द्वारा बनते हैं। उनकी विशेषताओं और उपयोग के आधार पर जो है उन्हें धात्विक और अधात्विक खनिजों में वर्गीकृत किया गया है। धात्विक खनिज वे होते हैं जिसमें धातु या धातु यौगिक होते हैं, जैसे लोहा, तांबा, सोना, चांदी हो गया। और अधात्विक खनिज वे हैं जिनमें धातु नहीं होते, जैसे चूना पत्थर, कोयला, अभ्रक और जिप्सम हो गया। भारत के लिए महत्वपूर्ण खनिज कौन है? तो खान मंत्रालय के अंतर्गत विशेष समिति ने भारत के लिए 30 महत्वपूर्ण खनिजों की पहचान की है। इसमें एंटीमनी, बेरिलियम, बिस्मथ, कोबाल्ट, तांबा, गैलियम, जर्मेनियम, ग्रेफाइट, हैफनियम, इंडियम, लिथियम, मोलिब्डेनम, नियोबियम, निकल, पीजीआई, फास्फोरस, पोटास, आरईई, रेनियम, सिलिकम, स्ट्रोंटियम, टेंटालम, टेल्यूरिनियम, टीन, टाइटेनियम, टंगस्टन, और हम लोगों की चर्चा का विषय भी जो है ये टंगस्टन है। वेनेडियम, जिरकोनियम, सेलेनियम और कैडमियम, ये 30 खनिज जो है भारत के लिए महत्वपूर्ण खनिज है, ऐसा विशेषज्ञ समिति के द्वारा कहा गया है। अब जो अगला न्यूज है, जो फ्रेंच एयरक्राफ्ट है वो गोवा में जो है, जो गोवा कोची बंदरगाह है वहां पर जो है रुकेगा। भारत आ रहा है फ्रांस का विमान वाहक पोत, इसका नाम जो है चार्ल्स डी गॉल है, और ये जो है गोवा और कोची के बंदरगाह पर इसका ठहराव होगा। जो चार्ल्स डी गॉल है उसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये जो है परमाणु ऊर्जा से चलता है। तो भारत जो है फ्रांस का ये विमान वाहक पोत आ रहा है, इसका नाम चार्ल्स डी गॉल है, और ये गोवा और कोची के बंदरगाह पर जो है इसका ठहराव होगा। फ्रांस का परमाणु ऊर्जा से चलने वाला विमानक वाहक पोत चार्ल्स डी गॉल और इसका पूरा कैरियर स्ट्राइक जो है वो भारत आ रहा है। यह समूह जो है मिशन क्लेमेश्यू 25 के तहत जो है शनिवार को गोवा और कोची के बंदरगाह पर पहुंचेगा। इसे भारत और फ्रांस के बीच मजबूत होती रक्षा साझेदारी और रणनीतिक संबंधों का शक्तिशाली प्रदर्शन माना जा रहा है। मौजूदा समय में चार्ल्स डी गॉल के साथ
CSG हिंद महासागर में है, जहां यह भारत समेत क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ संयुक्त प्रशिक्षण कर रहा है। इसके बाद जो है ये ला पेरिस अभ्यास के लिए इंडोनेशियाई क्षेत्र और फिर प्रशांत महासागर में पैसिफिक स्टेलर अभ्यास के लिए जाएगा। भारत में फ्रांस के दूतावास ने कहा कि मिशन क्लेमेश्यू 25 के तहत चार्ल्स डी गॉल CSG और भारतीय नौसेना के जहाज के 42वें वार्षिक वरुण द्विपक्षीय अभ्यास में भाग लेंगे। यह 4 जनवरी को गोवा और कोची में रुकेगा। इस नौसैनिक वायु प्रशिक्षण का उद्देश्य दोनों नौसेनाओं के बीच में अंतर संचालन क्षमता विकसित करना है और वायु सतह और पनडुब्बी के क्षेत्र में बहुप्रवेशीय खतरे से निपटने के लिए चालक दल को तैयार करना है। तो ये जो है भारत आ रहा है और इसकी जो सबसे बड़ी चीज है वो परमाणु ऊर्जा से चलने वाला है। तो चार्ल्स डी गॉल जो है ये भारत आ रहा है। फ्रांस का परमाणु ऊर्जा से संचालित विमान वाहक पोत चार्ल्स डी गॉल और इसका पूरा कैरियर स्ट्राइक जो है यानी पूरा ग्रुप जो है वो भारत आ रहा है और ये जो है एक विशाल नौसैनिक बेड़ा है। इस विमान वाहक पोत में बड़ी संख्या में विध्वंसक, फ्रिगेट और अन्य जहाज होते हैं। भारत और फ्रांस के बीच में रक्षा सहयोग किस तरह का है? तो दोनों देशों के तीनों सेनाओं के मध्य जो है नियमित सैन्य अभ्यास होता रहता है। इसमें जैसे कि अभ्यास शक्ति जो है वो थल सेना से संबंधित है, अभ्यास वरुण जो है वो नौ सेना से संबंधित है और इसी में जो है ये जो विमान वाहक पोत है वो भाग लेगा। इसके अलावा अभ्यास गरुड़ जो है वो वायुसेना से संबंधित है और दोनों देशों के मध्य चल रही रक्षा संबंधी परियोजनाएं भी जो है जैसे कि उसमें 36 राफेल जेट की खरीद के लिए जो है अंतर सरकारी समझौता हुआ था भारत और फ्रांस के बीच में। इसके अलावा P-75 परियोजना के तहत मझगांव डॉकयार्ड शिप बिल्डिंग लिमिटेड के साथ साझेदारी में 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बी का निर्माण कार्य लगभग पूरा किया जा चुका है। फ्रांसीसी रक्षा प्रमुख नौसेना समूहों ने घोषणा की है कि वह P-75 इंडिया यानी P-75I परियोजना में भाग लेने में असमर्थ है। सेवा स्तरीय आधिकारिक वार्ता के अलावा दोनों देशों के मध्य जो है रक्षा सहयोग का एक उच्च समिति भी कार्यरत रहता है। अब जो अगला न्यूज है वो मालदीव को लेकर है। भारत ने मालदीव को उसके आर्थिक मुद्दों से निपटने में सहयोग का वादा किया है। भारत और मालदीव संबंधों से संबंधित प्रमुख बिंदु क्या है? तो पहले हम लोग ऐतिहासिक बिंदु को देखते हैं। जब अंग्रेजों ने द्वीपों का नियंत्रण छोड़ दिया था तब से भारत और मालदीव के बीच राजनयिक और राजनीतिक संबंध जो है वो 1965 से ही रहे हैं। वर्ष 2008 में लोकतांत्रिक परिवर्तन के बाद भारत ने मालदीव में राजनीतिक, सैन्य, व्यापार और नागरिक समाज के लोगों के सहित विभिन्न हितधारकों के साथ गहरे संबंध बनाने में वर्षों का निवेश किया है। जो मालदीव गणराज्य है उसका क्षेत्रफल 298 वर्ग किलोमीटर है, जो हिंद महासागर में श्रीलंका के 600 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में 1200 प्रवाल द्वीपों में विस्तृत है, जिनमें से केवल 202 द्वीपों पर ही निवास है। इन द्वीपों की औसत ऊंचाई जो है लगभग 1 मीटर है और यहाँ का सबसे बड़ा धार्मिक संप्रदाय जो है वो मुस्लिम धर्म है, जो कि कुल जनसंख्या का लगभग जो है 99.04% है और ये है मालदीव्स। तो मालदीव जो है ये हिंद महासागर में है और ये जो श्रीलंका है इससे दूरी जो है मालदीव्स की ये है, ये लगभग जो है 600 किलोमीटर है और ये जो मालदीव है ये 1200 प्रवाल द्वीपों में विस्तृत है। हालांकि 202 द्वीपों पर ही निवास है। यहाँ पर जो सबसे बड़ा धार्मिक संप्रदाय है वो मुस्लिम धर्म है, जो इसकी जनसंख्या का लगभग 99% के आसपास है। ठीक, और भारत के साथ इसके संबंध कैसे रहे हैं? तो भारत के साथ जो है 1965 से ही इसके संबंध रहे हैं, जब से अंग्रेजों ने इस पर नियंत्रण अपना हटाया था। इसके अलावा वर्ष 2008 में जब यहाँ पर लोकतांत्रिक परिवर्तन हुआ था उसके बाद से भारत ने जो है मालदीव में राजनीतिक, सैन्य, व्यापार और नागरिक समाज के लोगों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ गहरे संबंध बनाने में वर्षों का निवेश किया है। भारत के लिए मालदीव का महत्व क्या है? तो सबसे पहले सामरिक स्थान,
मायने रखता है। भारत के दक्षिण में स्थित मालदीव जो है हिंद महासागर में अत्यधिक रणनीतिक महत्व रखता है, जो अरब सागर और उसके आगे के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। इससे भारत को समुद्री यातायात की निगरानी करने और क्षेत्रीय सुरक्षा बढ़ाने की अनुमति मिलती है। इसके अलावा जो है भारत और मालदीव के बीच में जो है सदियों पुराना सांस्कृतिक संबंध और ऐतिहासिक संबंध भी है। जैसे कि 12वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक जो है बौद्ध धर्म मालदीव के प्रमुख धर्म थे। अब हालांकि जो है मुस्लिम धर्म हो गया है। बर्जियान बौद्ध धर्म का एक शिलालेख है जो प्राचीन काल में मालदीव में मौजूद था। अभी वर्तमान में मालदीव में जो है 99% मुस्लिम जनसंख्या निवास करती है। एक स्थिर और समृद्ध मालदीव हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने वाली भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति के अनुरूप भी आती है। इसके अलावा जो है मालदीव के लिए भारत का क्या महत्व है, तो सबसे पहले भारत जो है चावल, मसाला, फल, सब्जी, दवा सहित रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं का एक महत्वपूर्ण आपूर्ति करता है मालदीव के लिए। इसके अलावा भारत जो है सीमेंट और रॉक बोल्डर जैसी सामग्री प्रदान करके मालदीव के बुनियादी ढांचे के निर्माण में भी सहायता करता है। इसके अलावा भारत मालदीव के उन छात्रों के लिए प्राथमिक शिक्षा प्रदाता के रूप में भी कार्य करता है जो भारतीय संस्थानों में उच्च शिक्षा प्राप्ति करते हैं, जिसमें योग्य छात्रों के लिए छात्रवृत्ति भी शामिल है। इसके अलावा जब भी कोई संकट आता है, आपदा आती है, तब जो है भारत के द्वारा जो है व्यापक रूप से मदद किया जाता है, चाहे वो सुनामी हो या पेयजल की कमी हो, तो भारत जो है उसमें लगातार सहायता प्रदान करता है। जैसे कोविड-19 महामारी के दौरान जो है आवश्यक वस्तु एवं समर्थन का प्रावधान जो है एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में भारत की भूमिका को प्रदर्शित करता है। इसके अलावा भारत का सुरक्षा सहायता प्रदान करने में ऑपरेशन कैक्टस के माध्यम से वर्ष 1988 में तख्ता पलट के प्रयास के दौरान हस्तक्षेप करने तथा मालदीव की सुरक्षा के लिए संयुक्त नौसैनिक अभ्यास आयोजित करने का इतिहास रहा है। संयुक्त अभ्यासों में यहाँ पर जो है इकुवेरिन, दोस्ती और एकता, ठीक है, एकता जो है, ये 3 जो है संयुक्त अभ्यास यहाँ पर शामिल है, इकुवेरिन, दोस्ती और एकता। मालदीव में पर्यटन की वजह से भी जो है उसकी अर्थव्यवस्था बढ़ती है। जैसे कि कोविड-19 महामारी के बाद से भारतीय यात्रियों ने मालदीव के मुख्य स्रोत बाजार में अग्रणी भूमिका निभाई है। वर्ष 2023 में जो है कुल 18.42 लाख यात्राओं के साथ जो है उन्होंने सभी पर्यटकों का उल्लेखनीय जो है 11.2% प्रतिनिधित्व रहा था। और भारत से जो है बड़े पैमाने पर जो है बड़ी जनसंख्या जो है मालदीव में पर्यटन को लेकर जाती है। इसके अलावा जो 8 डिग्री चैनल है वो भारतीय मिनिकॉय जो लक्षद्वीप का हिस्सा है उसको मालदीव से अलग करती है। तो 8 डिग्री चैनल के माध्यम से जो है मालदीव जो है वो भारत से अलग होता है, ठीक है। और अभी जो हाल में भारत ने मालदीव को उसके आर्थिक मुद्दों से निपटने में सहयोग का वादा किया है, क्योंकि जो मालदीव के फॉरेन मिनिस्टर हैं, विदेश मंत्री हैं, अब्दुल्ला खलील, वो जो है उन्होंने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। उसके बाद जो है उनसे यह वादा किया गया कि वो मालदीव को उसके आर्थिक मुद्दे से निपटने में सहयोग करेंगे। इसके बाद जो अगला न्यूज है, जो फैज अहमद किदवई हैं उनको जो है डीजीसीए का नया चीफ बनाया गया है। केंद्र ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी फैज अहमद किदवई को नागर विमान महानिदेशालय का प्रमुख नियुक्त किया है। किदवई जो है वर्तमान में कृषि कल्याण विभाग में अतिरिक्त सचिव के पद पे थे। इसके अलावा जो है और भी लोगों को जिम्मेवारियां मिली हैं। जैसे गृह मंत्रालय ने अतिरिक्त सचिव आशुतोष अग्निहोत्री को भारतीय खाद्य निगम यानी कि एफसीआई का प्रमुख एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। इसके अलावा जो है वरिष्ठ अधिकारी आकाश त्रिपाठी को ऊर्जा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया है। श्रम मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव कमल किशोर सोन को जो है पेयजल और स्वच्छता विभाग के तहत जल जीवन मिशन के अतिरिक्त सचिव और मिशन निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।
और कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की अतिरिक्त सचिव सुभा ठाकुर को गृह मंत्रालय के तहत अंतरराज्यीय परिसर सचिवालय में अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया है। इसके अलावा जो अगला न्यूज है वो NPCIL ने परमाणु ऊर्जा क्षेत्रक में निजी क्षेत्रक की भागीदारी के दरवाजे खोले हैं। जो न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है NPCIL, उसने ब्राउन ऑब्लिक ग्रीन फील्ड श्रेणी के तहत जो है भारतीय उद्योगों को स्वयं के उपयोगों द्वारा 220 मेगावाट क्षमता वाले भारत स्मॉल रिएक्टर्स स्थापित करने के प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। PSWR प्रौद्योगिकी पर आधारित भारत स्मॉल रिएक्टर्स 220 मेगावाट तक की क्षमता वाले कॉम्पैक्ट परमाणु रिएक्टर हैं। BSRS का डिजाइन जो है, यानी कि जो स्मॉल रिएक्टर्स है, यानी भारत स्मॉल रिएक्टर, उसका डिजाइन जो है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स से मेल खाता है और इसकी क्षमता जो है 30 मेगावाट से कम और 300 मेगावाट से अधिक तक हो सकती है। परमाणु क्षेत्र में निजी क्षेत्रकों की भागीदारी का क्या महत्व है? तो इससे जो है संसाधन जुटाया जा सकता है। यह भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्रक में निवेश को आकर्षित और संसाधनों के एकत्रीकरण से इकोनॉमी ऑफ स्केल को संभव बनाता है। भारत का लक्ष्य परमाणु ऊर्जा में $26 बिलियन के निवेश को आकर्षित करना है। इसके अलावा जो है तकनीकी उन्नति और नवाचार को भी ये बढ़ावा देता है। यह अत्याधुनिक अनुसंधान में निवेश को बढ़ावा दे सकता है और साथ ही जो है इससे SMRS यानी कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स एवं उन्नत शीतलन प्रौद्योगिकी जैसे नवाचार भी संभव हो सकते हैं। इसके अलावा जो है एनर्जी ट्रांजिशन में भी यह महत्वपूर्ण योगदान देता है, जैसे कि 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 500 गीगावाट ऊर्जा प्राप्त करने और 270 तक नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने में भी जो है यह महत्वपूर्ण है। इसके लिए कानून क्या है, जैसे कि 1962 का परमाणु ऊर्जा अधिनियम निजी क्षेत्रक को परमाणु संयंत्रों के लिए लाइसेंस देना प्रतिबंधित करता है। इसके अलावा जो है उत्तरदायित्व निर्धारण करने वाले कानून के बारे में अनिश्चितता है, जैसे परमाणु क्षति के लिए सिविल उत्तरदायित्व अधिनियम 2010 को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, जिससे विनियामकीय अनिश्चितता उत्पन्न हो रही है। परमाणु परियोजनाओं की पूंजी गहन प्रकृति के कारण उच्च प्रारंभिक लागत होती है और निजी क्षेत्रक द्वारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र संचालन के प्रति जनता में विश्वास के लिए पारदर्शिता और सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करने की आवश्यकता भी होती है। इसके अलावा जो अगला है वो भारत में UNFCCC के तहत जो है अपनी चौथी द्विवार्षिक अपडेट रिपोर्ट जो है प्रस्तुत किया गया है। यह रिपोर्ट भारत द्वारा सौंपे गए थर्ड नेशन कम्युनिकेशन को अपडेट करती है। साथ ही इसमें वर्ष 2020 के लिए भारत के अलग अलग क्षेत्रकों द्वारा ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन संबंधी आंकड़े भी शामिल हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय UNFCCC के अनुच्छेद 4.1 के तहत जलवायु परिवर्तन संबंधी गतिविधियों के प्रबंधन और समन्वय तथा उसकी रिपोर्टिंग के लिए भारत का जो है वो नोडल मंत्रालय है। जो ग्रीन हाउस गैस है उसके उत्सर्जन को देखें तो 2019 की तुलना में 2020 में जो है उसमें 7.93% की कमी आई है। क्षेत्रकवार ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन घटते क्रम में कैसे है, तो ऊर्जा में जो है 75.66%, कृषि में 13.72%, औद्योगिकी प्रक्रिया उत्पाद उपयोग 8.06% और अपशिष्ट में 2.56% है। इसके अलावा जो है सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता जो है इसमें भी जो है 2005 से 2020 के बीच में जो है 36% की कमी आई है। इसके अलावा जो गैर जीवाश्म स्रोत का हिस्सा है इसकी हिस्सेदारी अक्टूबर 2024 तक स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में 46.52% है और 2005 से 2021 के बीच में जो है वनावरण के चलते जो है या वृक्षारोपण के चलते जो है 2.29 बिलियन टन CO2 के बराबर जो है अतिरिक्त कार्बन सिंक का निर्माण किया गया है और वर्तमान में जो है ये देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का जो है वो 25.17% जो है वनावरण यहाँ पर मौजूद है और इसमें जो है लगातार वृद्धि हो रहा है।
इसके अलावा भारत सरकार ने थोक मूल्य सूचकांक की वर्तमान श्रृंखला में संशोधन के लिए कार्य समूह का गठन किया है। तो भारत सरकार ने थोक मूल्य सूचकांक होलसेल प्राइस इंडेक्स के आधार वर्ष को 2011-12 में संशोधित कर 2022-23 करने के लिए 18 सदस्यीय कार्य समूह गठित की है। भारत में आधार वर्ष जो है पहली बार 1942 में अपनाया गया था, तब 1939 को आधार वर्ष बनाया गया था। तब से आधार वर्ष में 7 बार जो है संशोधन हुआ है और नए आधार वर्ष को शामिल किए गए हैं। जैसे कि 1952-53 जो है आधार वर्ष था, 1961-62 था, 70, 71, 81, 82, 93, 94, 2004, 5 और 2011-12 जो है अभी वर्तमान में है। अब जो है अगर ये 18 सदस्यीय कार्य समूह का फैसला आता है तब जो है इसका आधार वर्ष 2022-23 कर दिया जाएगा। इस कार्य समूह का कार्य क्या है? तो यह कार्य समूह जो है भारत की अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स और उत्पाद मूल्य सूचकांक PPI की कमोडिटी बास्केट में बदलाव का सुझाव देगी। साथ ही यह आधार वर्ष को संशोधित करके 2022-23 करने पर भी विचार करेगी। कार्य समूह को जो है WPI या PPI के लिए अपनाई जाने वाली गणना पद्धति पे भी विचार करना है। साथ ही इसे जो है गणना पद्धति की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए भी सुझाव देना है। इसके अलावा जो उत्पादक मूल्य सूचकांक है उसके तहत यह कार्य समूह जो है उत्पादक मूल्य सूचकांक तैयार करने की पद्धति का पता लगाएगा और सुधारों पर सुझाव देगा। कार्य समूह को जो है WPI की जगह पर PPI अपनाने के लिए रोड मैप की सिफारिश करने का भी कार्य सौंपा गया है। इसके अलावा जो है कार्य समूह को वस्तुओं के मूल्य में समय के साथ परिवर्तन को मापने और लिंकिंग फैक्टर गणना पद्धति की समीक्षा करने और उसमें बदलाव करने पर भी सुझाव देना है। लिंकिंग फैक्टर टाइम सीरीज डेटा में निरंतरता बनाए रखने में मदद करता है और WPI की पुरानी और नई श्रृंखला के साथ तुलना करने में सहायता होता है। तो जो WPI और PPI है उसको हम लोग देखते हैं। तो WPI होता क्या है? तो ये जो थोक स्तर पर वस्तुओं की एक निश्चित बास्केट में समय के साथ औसत मूल्य में परिवर्तन की माप है। यानी जो बास्केट बनाया जाता है उसमें जो वस्तुएं शामिल होती है उसके मूल्य में समय के साथ क्या परिवर्तन हो रहा है उसको WPI जो है एक थोक के रूप में मापता है। वहीं पर जो PPI है ये वस्तु और सेवाओं के घरेलू उत्पादकों द्वारा प्राप्त किए गए विक्रय मूल्यों में समय के साथ औसत मूल्य में परिवर्तन को मापता है। जो WPI है इसमें लाए गए कर तथा थोक लेन देन के स्तर पर वितरण की लागत शामिल हो सकती है। WPI की गणना में सेवाओं को शामिल नहीं किया जाता है। इसके अलावा जो है इसमें एक उत्पाद की दोहरी गणना की वजह से मल्टीपल गणना संबंधी पूर्वाग्रह मौजूद होता है। मल्टीपल गणना तब होती है जब किसी विशिष्ट वस्तु के मूल्य और उसके उत्पादन के प्रयुक्त इनपुट को समग्र सूचकांक में शामिल किया जाता है। वहीं पर जो PPI है उसके गणना में अप्रत्यक्ष कर शामिल नहीं किए जाते हैं और PPI की गणना में सेवा के मूल्य के परिवर्तन को भी मापा जाता है और PPI में जो है मल्टीपल गणना की संभावना नहीं रहती है। तो ये जो 18 सदस्यीय कार्य समूह है उनको जो है इसी के बारे में विचार करना है। इसके अलावा जो अगला है तो नीति आयोग ने अपना 10वां स्थापना दिवस मनाया है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसको नीति आयोग कहा जाता है, इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प के तहत किया गया था और सरकार ने योजना आयोग को समाप्त करके जो है उसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया था। नीति आयोग को जो है 2 तरह के काम सौंपे गए हैं। एक देश में जो है सतत विकास लक्ष्यों को अपनाने और उसे हासिल करने की दिशा में किए गए प्रयासों की निगरानी करना है। इसके अलावा जो है ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच में जो है प्रतिस्पर्धात्मक और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है। इसके अध्यक्ष जो है भारत के प्रधानमंत्री होते हैं और इसकी जो गवर्नर काउंसिल है उसमें नीति आयोग के गवर्नर काउंसिल में जो है प्रधानमंत्री, सभी राज्यों और विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, नीति आयोग के पदेन सदस्य, नीति आयोग का उपाध्यक्ष, नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य और विशेष आमंत्रित सदस्य शामिल होते हैं। वहीं पर जो इसका क्षेत्रीय परिषद है उसमें इनका काम जो है एक से अधिक या किसी एक राज्य को प्रभावित करने वाली विशेष समस्या और आपात स्थितियों या आकस्मिकताओं का समाधान करना शामिल है।
इस पद पर जो है भारत के सचिव रैंक के अधिकारी को जो है प्रधानमंत्री द्वारा जो है इसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया जाता है। सीईओ को जो है एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है। योजना आयोग और नीति आयोग में अंतर क्या था? तो कार्य पद्धति को लेकर अंतर था। जैसे कि जो योजना आयोग है वो टॉप डाउन अप्रोच मॉडल पर आधारित था। इसके अलावा जो ये केंद्रीकृत प्लानिंग मॉडल, जिसमें उच्च स्तर पर बैठे कुछ व्यक्ति द्वारा ही जो है राज्य के संदर्भ में निर्णय लिए जाते थे। इसके अलावा जो है राज्यों को संसाधन आवंटित करने एवं राज्य परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए वित्तीय शक्ति योजना आयोग के पास थी। योजना आयोग मुख्यतः पंचवर्षीय योजना बनाने और उन्हें लागू करने पर ध्यान केंद्रित करता था। इसके अलावा जो है प्लानिंग प्रक्रिया में राज्य की भागीदारी जो है योजना आयोग में सीमित रहती थी। वहीं पर जो नीति आयोग है वो बॉटम अप अप्रोच पर आधारित है और ये सहकारी संघवाद का दृष्टिकोण है, जहां पर नीति निर्माण में राज्यों की समान भागीदारी रहती है। इसके अलावा नीति आयोग के पास जो है किसी तरह की कोई वित्तीय शक्ति नहीं है। नीति आयोग केंद्र और राज्यों को तकनीकी सलाह देते हुए रणनीतिक और दीर्घकालिक नीतियां तथा कार्यक्रम को तैयार करने पर ध्यान केंद्रित करता है। राज्य के मुख्यमंत्री और यूटीज के उपराज्यपाल गवर्निंग काउंसिल के सदस्य भी होते हैं, जैसे कि हमने ऊपर देखा। इसके अलावा जो है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार को लेकर है। भारत सरकार के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 की घोषणा की है। इन पुरस्कारों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाएगा। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 के बारे में हम लोग जानते हैं। ये खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों या संगठनों आदि को दिए जाने वाले 6 पुरस्कारों का समूह है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024, यह पुरस्कार जो है गुकेश डी जो शतरंज से आए हैं, हरमनप्रीत सिंह हॉकी, प्रवीण कुमार पैरा एथलीट, मनु भाकर निशानेबाजी, इनको जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 दिया जाएगा। यह 4 वर्षों की अवधि में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इसके अलावा जो इसमें और शामिल हैं 5, उसमें अर्जुन अवार्ड लाइफ टाइम, द्रोणाचार्य अवार्ड जो कोच को प्रदान किया जाता है, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में समग्र रूप से शीर्ष प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को दिया जाता है। और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार ऐसे संगठन या व्यक्ति को दिया जाता है जिसने पिछले 3 वर्षों में खेलों को बढ़ावा देने और विकास के लिए कार्य किया है। ठीक है, तो ये जो है 6 पुरस्कार जो है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में शामिल है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन अवार्ड लाइफ टाइम, द्रोणाचार्य अवार्ड, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। और जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है ये जो है गुकेश डी, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार और मनु भाकर को दिया जाएगा। इसके अलावा जो अगला है वो प्रोजेक्ट विस्तार को लेकर है। आईआईटी मद्रास ने प्रोजेक्ट विस्तार के लिए केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के साथ भागीदारी की है। यहाँ विस्तार से आशय है वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चर रिसोर्सेज। प्रोजेक्ट विस्तार है क्या? ये जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सभी नेटवर्कों का एक नेटवर्क है। इस पर प्रत्येक राज्य अपना स्वयं का कृषि सलाहकार नेटवर्क बना सकता है। यह महत्वपूर्ण कृषि संसाधनों को बिना बाधा के प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करने वाला एक व्यापक नेटवर्क है। यह अलग अलग डेटाबेस को जोड़ता है। इसका उद्देश्य जो है कृषि संबंधी बेहतर निर्णय लेने और संसाधन के बेहतर उपयोग को बढ़ावा देगा। यह नेटवर्क कृषि क्षेत्र के अधिक हितधारकों के तहत फसल उत्पादन, बिक्री, मूल्यवर्धन और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन का उत्कृष्ट सलाहकार सेवाएं पहुंचाएगा। यह नेटवर्क किसानों के लिए आवश्यक सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। अगला जो है पिग बुचरिंग स्कैम को लेकर है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2023-24 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में पिग बुचरिंग स्कैम या निवेश घोटाला नाम से एक साइबर फ्रॉड के प्रति लोगों को आगाह किया है। पिग बुचरिंग स्कैम है क्या? यह जो है एक प्रकार की वैश्विक घटना है। इसमें बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग, यहाँ तक कि साइबर गुलामी भी शामिल है। इसमें साइबर अपराधी समय के साथ किसी व्यक्ति पर विश्वास कायम करते हैं,
उन्हें किसी आकर्षक योजना में निवेश शुरू करने और इसे बढ़ाते रहने के लिए राजी किया जाता है। भरोसा कायम करने के बाद जो है वो गायब हो जाते हैं और इस तरह जो निवेशकों का पैसा है वो डूब जाता है। पिग बुचरिंग स्कीम जो है यानी कि सुगर काटने की उपमा से संबंधित है। सुगरों को उनके वध से पहले जो है मोटा करने के अभ्यास मतलब किया जाता है ताकि उससे अधिक मीट प्राप्त किया जा सके। तो ये भी उसी से संबंधित है। जो साइबर अपराधी होता है वो व्यक्ति पर पहले विश्वास कायम करता है, उसको फिर आकर्षक योजना दिखाता है, उस योजना से उसको लाभ भी पहले देता है और इस वजह से जो है जो निवेशक होते हैं वो उसमें निवेश करते जाते हैं और फिर जब बड़े अमाउंट बन जाता है यानी वो मोटा हो जाता है तो फिर जो है वो गायब हो जाते हैं, उनका पैसा डूब जाता है। तो उसी को पिग बुचरिंग स्कीम कहा गया है। जैसे सुगर को काटने से पहले जो है उसको मोटा किया जाता है, तो इसीलिए इसका नाम जो है पिग बुचरिंग स्कीम रखा गया है। इस स्कीम में मुख्य रूप से जो है बेरोजगार युवा, गृहिणियों और छात्रों के साथ साथ जो है जरूरतमंद लोगों को निशाना बनाया जाता है। इसके अलावा जो है हाइड्रोजेल को लेकर हम लोग चर्चा करेंगे और हाल ही में जो है IIT गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने स्तन कैंसर के इलाज के लिए एक एडवांस इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया है और हाल में ही विकसित हाइड्रोजेल प्रोटीन बेस्ड अल्ट्रा शॉर्ट पेप्टाइड्स से बना है जो शरीर के तरल पदार्थों में अघुलनशील होने के कारण इंजेक्शन वाले स्थान पर स्थिर बना रहता है। ये पेप्टाइड्स बायो कैपेटिबल और बायोडिग्रेडेबल दोनों है। हाइड्रोजेल होता क्या है? तो हाइड्रोजेल जो है जल आधारित त्रिआयामी संरचना वाले पॉलीमर्स के नेटवर्क है जो तरल पदार्थों को अवशोषित करने और उन्हें बनाए रखने में सक्षम होते हैं। हाइड्रोजेल की विशिष्ट संरचना जीवित ऊतकों की नकल करती है, इस कारण जैव चिकित्सा के क्षेत्र में इसे उपयोगी माना जाता है। अगला जो है गोमती नदी को लेकर है। भारतीय थल सेना ने गोमती नदी के कायाकल्प के लिए एक नई कंपनी यूनिट गठित की है। इससे पहले सेना ने गंगा के लिए पहले समग्र पारिस्थितिक कार्यबल CETF का गठन किया था। इस कार्यबल की सफलता से प्रेरित होकर गोमती नदी के कायाकल्प की योजना बनाई गई है। जो CETF है यानी कि समग्र पारिस्थितिक कार्यबल है वो भूतपूर्व सैनिकों की एक यूनिट है और इस यूनिट का उद्देश्य जो है गंगा नदी में प्रदूषण को कम करने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के प्रयासों का समर्थन करना है। गोमती नदी का उद्गम जो है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में माधो टांडा के पास गौमत ताल से निकलती है और गौमत ताल को जो है फुलहर झील भी कहा जाता है। गोमती गंगा नदी की सहायक नदी है और गोमती नदी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में गंगा नदी से मिल जाती है। इसकी सहायक नदियों में कठिना नदी, सई नदी आती है और गोमती नदी के तट पर जो है लखनऊ और जौनपुर जैसे शहर भी है। इसके अलावा जो अगला है वो सेंतुरुनी वन्य जीव अभ्यारण्य को लेकर है। सेंतुरुनी वन्य जीव अभ्यारण्य में जंतु सर्वेक्षण किया गया और इस सर्वेक्षण में जो है पक्षी, तितलियों, ओटोनेट्स, ड्रैगन फ्लाई या डेमसेल फ्लाई या अन्य वन्य जीव के रिकॉर्ड करने पर बल दिया गया। सर्वेक्षण के दौरान ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, मालाबार बैंडेड पीकॉक तितली जैसी प्रजातियों को रिकॉर्ड किया गया। ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल केरल का राजकीय पक्षी है। सेंतुरुनी वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में हम लोग जानते हैं। यह अभ्यारण्य जो है केरल के कोल्लम जिले में दक्षिणी पश्चिमी घाट में स्थित है। यह अभ्यारण्य अगस्त्यमला बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। इस अभ्यारण्य का नाम जो है यहाँ की स्थानिक एंडेमिक पादप प्रजाति गोटा त्रावणकोरिया के नाम पर रखा गया है। गोटा त्रावणकोरिका के नाम पर रखा गया है। इस पादप प्रजाति को जो है चैन कुरुंजी के नाम से भी जाना जाता है। अभ्यारण्य से होकर बहने वाली प्रमुख नदियां में जो है कुतालुपुरा, सेंतुरुनी और कालतुरुती है और ये तीनों नदियां जो है आगे जाकर कलारा नाम से बहती है। अभ्यारण्य में पाए जाने वाले मुख्य जीव जंतु में जो है हाथी, गौर, सांबर हिरन, मालाबार जायंट गिलहरी, नीलगिरी लंगूर, शेरपूछ मैकॉक शामिल है। भारत का पहला नियोजित इको पर्यटन स्थल थेनमाला इसी अभ्यारण्य में स्थित है। इसके बाद अगला जो है वो संपत्ति के अधिकार को लेकर है और सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि संपत्ति का अधिकार अमूल्य अधिकार नहीं है,
लेकिन ये अभी भी जो है संवैधानिक और मान्यता प्राप्त मानवाधिकार है। मूल संविधान में इसकी स्थिति कहाँ थी? तो मूल संविधान में जो है ये अनुच्छेद 19 के पहले खंड के F खंड में था, और अनुच्छेद 31 के तहत जो है संपत्ति के अधिकार और उसके अधिग्रहण के लिए मुआवजे को जो है मूल अधिकार माना गया था। 1978 में 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटा दिया गया। इसे अनुच्छेद 301 के तहत संवैधानिक अधिकार बना दिया गया, और अनुच्छेद 300A जो है उसके अनुसार कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। इसके बाद जो अगला है वो मिथाइल कोबालामीन से लेकर है। FSSAI ने कुछ शर्तों के तहत जो FSSAI है वो कुछ शर्तों के तहत जो है स्वास्थ्य पूरक चिकित्सा उद्देश्यों और न्यूट्रोटिकल उत्पाद या फोर्टिफाइड खाद्य उत्पादों में मिथाइलो कोबालामीन के उपयोग हेतु दिशा निर्देश में स्पष्टीकरण जारी किए हैं। FSSAI ने 2016 में मिथाइल कोबालामीन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है, और 2021 में जो है इस प्रतिबंध को हटा लिया था, लेकिन अभी भी जो है इसको अधिसूचित नहीं किया है। मिथाइल कोबालामीन क्या है? तो ये जो है विटामिन B12 का प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एक रूप है। इसे सप्लीमेंट्स के साथ साथ मछली, अंडे, मांस, दूध जैसे खाद्य स्रोतों से प्राप्त किया जाता है। विटामिन B12 पानी में घुलनशील विटामिन है जो DNA संश्लेषण, रेड ब्लड सेल्स, RBC के उत्पादन और तंत्रिका तंत्र के बेहतर ढंग से कार्य करने के लिए बहुत जरूरी है। विटामिन B12 के अन्य रूप हैं जैसे कि साइनोकोबालामीन है, हाइड्रोक्सी कोबालामीन है। शरीर के महत्वपूर्ण कार्यों को जो है यह नियंत्रित करता है, जैसे कि कोशिका गुणक यानी कि वृद्धि, रक्त निर्माण, प्रोटीन संश्लेषण को जो है यह नियंत्रित करता है। डायबिटिक न्यूरोपैथी में दर्द निवारण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा एनीमिया और अल्जाइमर जैसे रोगों के उपचार के लिए भी जो है मिथाइल कोबालामीन का उपयोग किया जाता है। यहीं पर जो है हमारा ये समाप्त हो गया है। इसमें हम लोग यहीं तक रखते हैं।